हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। दोस्तों, आज की फिल्म है टोल्किन। दोस्तों, किससे कहानियाँ किसे नहीं पसंद, पर कहानी में और रस आने लगता जब कहानी में कोई घोड़े पर सवार योद्धा आ जाए और उसके पास कोई जादुई शक्तियाँ हों और वो ऐसी किसी खोज पर निकला है जहाँ हर कदम पर एक नया खतरा है। ये सब सुनकर ही कहानी की तरफ हमारी रुचि बढ़ जाती है। आपने भी बचपन में ऐसे कई किस्से कहानियाँ अपने दादा दादी और अपने माता पिता से सुनी होगी और उस कहानी को सुन आपके मन में भी एक इच्छा उठने लगती होगी कि काश आप भी उस कहानी का हिस्सा होते। आज की फिल्म भी एक ऐसी ही सच्ची कहानी पर आधारित है। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसने अपनी कलम से कहानी के सारे पात्रों को जिंदा कर दिया। उसके रास्ते में कई मुश्किलें आईं, पर उसकी ज़िद ने उसे रुकने नहीं दिया। वो हर तूफान में चट्टान की तरह मजबूती से खड़ा रहा। मैंने आज से पहले ऐसी सनक, ऐसा पागलपन किसी में नहीं देखा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। साल है 1914, जगह है फ्रांस का वेस्टर्न फ्रंट। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। हम एक ब्रिटिश सोल्जर को देखते हैं, उसका नाम रोनाल्ड है। रात का समय है, वहाँ गोलीबारी हो रही थी, पर रोनाल्ड काफ़ी उदास है। अगर आज उसे यहाँ कुछ हो भी जाता है तो उसे कोई फ़र्क नहीं। शायद उसे इस वक्त कहीं और होना चाहिए था। उन आँखों में कुछ सपने, कुछ यादें हैं जो उसकी खामोशी साफ बयां कर रही थी। रात रोनाल्ड लालटेन को लेकर बैठा है। वो रात काफ़ी अजीब थी और सभी रातों से लंबी भी। वो उस लालटेन की रोशनी में खो जाता है। कहानी कुछ वक्त पहले पीछे चली जाती है। जगह है शेरहोल मिल, इंग्लैंड। तब रोनाल्ड की उम्र काफ़ी कम थी। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, पर वो अचानक से छिप जाता है। वो औरों से बिल्कुल अलग है, जो अक्सर अपनी काल्पनिक दुनिया में ही खोया रहता था। उसके पिता काफ़ी वक्त पहले ही गुजर चुके हैं। अब वो अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहता है। उस दिन उनके घर पर एक चर्च का प्रीस्ट आया था। उसकी माँ माबिल सामान पैक कर रही थी। वो ये जगह छोड़कर बर्मिंघम जा रहे हैं। चर्च की मदद से वहाँ उनके रहने का इंतज़ाम हो गया है, क्योंकि उसके पिता के जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। पर रोनाल्ड ये जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इस जगह से उसकी काफ़ी यादें जुड़ी थीं। पर वो अपनी माँ के ज़िद के आगे मजबूर था। वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। दोस्त यार, सभी यादें एक एक कर पीछे छूटते जा रहे थे। हम बर्मिंघम शहर का दृश्य देखते हैं। वहाँ माबेल अपने दोनों बच्चों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रह रही थी। माबेल बताती है, कभी कभी जीवन में ऐसे हालात आते हैं जब उन्हें ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और ये वही वक्त है। ऐसे हालातों से निकलने के दो रास्ते हैं, या तो किसी अमीर लड़की से शादी कर लो या तुम्हें कोई गड़ा खजाना मिल जाए। रोनाल्ड कहता है, खजाने मिलना सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। माबेल उसकी तरफ देख मुस्कुराती है। उसे पता था रोनाल्ड काफ़ी होशियार है। उसकी माँ माबेल को नोवेल पढ़ने का काफ़ी शौक था। वो हर रात अपने दोनों बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती, किसी योद्धा की या तो कोई जादुई नगर जहाँ रहते हैं कुछ आग उगलने वाले ड्रैगन्स। रोनाल्ड उन कहानियों में खो सा जाता। उसके सामने एक के बाद एक सारे दृश्य दौड़ने लगते। रोनाल्ड को बचपन से ही नई नई भाषाएं बनाने का शौक था। वो कोई भी भाषा बना उसी भाषा में खुद से बातें करता। एक दिन जब दोनों भाई घर आते हैं तो रोनाल्ड देखता है उसके माँ की चेयर पर बैठे हुए डेथ हो गई है। वो काफ़ी वक्त से बीमार थी, पर पैसों की तंगी की वजह से उसने इलाज नहीं करवाया। रोनाल्ड अपनी माँ को गले लगाकर काफ़ी रोता है कि वो आखिरी वक्त में अपनी माँ से नहीं मिल पाया। उसके बाद फादर फ्रांसिस उनके लीगल गार्जियन बन जाते हैं। उसके बाद वो उन्हें एक महिला के पास ले जाते हैं। वो काफ़ी अमीर थी। फादर बताते हैं कि ये दोनों पढ़ने में काफ़ी होशियार है। वो महिला उन दोनों को अडॉप्ट कर लेती है। रोनाल्ड के पास एक बुक थी। रात वो उठ उनमें स्केचेस बनाने लगता है। ये सारे पात्र जो उसके दिमाग में चलते थे, उनसे दोनों का दाखिला शहर के एक बड़े स्कूल में करवा दिया था। वहाँ खेलते वक्त रोनाल्ड की एक लड़की से झड़प हो जाती है। दोनों को हेड मास्टर के ऑफिस में बुलाया जाता है, पर रोनाल्ड सारी सिचुएशन को संभाल लेता है। उस लड़के का नाम रॉबर्ट था। रोनाल्ड को बाद में पता चलता है कि वो हेड मास्टर का बेटा है। उस घर में सुबह रोनाल्ड पियानो की आवाज़ सुनता है। दौड़कर नीचे कमरे की तरफ जाता है। एक लड़की पियानो बजा रही थी। उसका नाम एडिथ है। मिसेस फॉकनर ने उस लड़की को भी पहले अडॉप्ट किया था। उसकी धुन को सुन रोनाल्ड की सांसें तेज होने लगती हैं। आज से पहले उसने इससे खूबसूरत धुन नहीं सुनी थी। स्कूल में अब तक रोनाल्ड का कोई दोस्त नहीं बना था। वहाँ रॉबर्ट अपने दो दोस्तों के साथ खड़ा था। वो अक्सर उन्हें देखता रहता। उन्हें देख उसे अपने दोस्तों की याद आने लगती। वो काफ़ी बड़े घर से आते थे, इसलिए रोनाल्ड उनसे जाकर बात करने में डरता था। पर रॉबर्ट उसे अकेला बैठा देखता है तो उसे चाय पर इनवाइट करता है। पर रोनाल्ड उस दिन की बात को लेकर थोड़ा हिचकिचा रहा था और वो मना कर देता है। उसके बाद वहाँ रॉबर्ट का दोस्त जियोफ्रे आता है
और उस दिन की बात के लिए उससे माफ़ी मांगता है। रोनाल्ड उससे दोस्ती कर लेता है। वो चारों साथ चाय पीने चले जाते हैं। वो सभी किसी न किसी कला में माहिर थे। क्रिस्टोफर की रुचि म्यूज़िक में है और वहीं जोफ्रे को एक पोएट बनना है। वहीं रॉबर्ट चाहता है कि वो एक पेंटर बने, पर सभी के घर वाले चाहते हैं कि वो एक लॉयर बने या अकाउंटेंट। रात रोनाल्ड घर डिनर पर बैठा था। सामने एडिथ बैठी थी। दोनों आंखों के इशारों से काफ़ी कुछ बातें किए जा रहे थे। रात दोनों साथ बैठे होते हैं। रोनाल्ड उसके सपने के बारे में उससे पूछता है कि वो ज़िंदगी से क्या चाहती है। एडिथ बताती है वो बस आज़ाद होना चाहती है और एक ऐसी जगह जाना चाहती है जहां उसे महसूस ना हो कि वो एक अनाथ और गरीब है। दोनों काफ़ी वक्त साथ बिताते थे। एडिथ की बातें काफ़ी गहरी और तार्किक होती थी। रोनाल्ड अक्सर अपने दोस्तों को अपनी बनाई हुई काल्पनिक कहानियाँ सुनाया करता, पर रॉबर्ट कहता है तुम्हारी कहानी में योद्धा है, भूत पिशाच है, पर कोई लड़की नहीं है। शायद कहानी में लड़की आ जाए तो उसका रुख ही बदल जाए। चारों में एक अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो अक्सर रोनाल्ड की कहानियों को सुनते और उसका पूरा साथ देते। चारों मिलकर कसम खाते हैं कि वो अपनी कला के जरिए दुनिया को एक नई मिसाल देंगे और साथ ही चारों साथ रहने की कसम खाते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी रहे, पर एक दूसरे को अक्सर याद करेंगे। रोनाल्ड अपनी ही बनाई दुनिया में खोया रहता। उसने अपनी बनाई हुई स्केचेस से कमरे की दीवारों को सजा दिया था। रोज़ नए पात्रों को अपने कहानियों में लाता और अपने दोस्तों को सुनाता। वक्त बीत चुका है। अब रोनाल्ड और उसके दोस्त बड़े हो चुके हैं। अब भी वो साथ थे। रोनाल्ड अब भी मिसेस फॉकनर के घर में ही रहता है। रोनाल्ड और एडिथ अब भी साथ थे। रोनाल्ड उसे शहर के रेस्टोरेंट में खाने पर ले जाता है। वो रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा और आलीशान था। एडिथ ऐसी जगह पर आज से पहले कभी नहीं आई, इसलिए वो काफ़ी खुश थी। रोनाल्ड उसे अपनी बनाई हुई मेडअप लैंग्वेज सुनाता है, जिसे सुन एडिथ हंसने लगती है, पर एडिथ रोनाल्ड की आंखों में देखती है जो कुछ कर गुजरने को थे। रोनाल्ड अपनी अगली कहानी सेलर डोर पर लिख रहा है, जो सुनने में काफ़ी मैजिकल लगता है। उस नाम को भी रोनाल्ड ने इन्वेंट किया था, पर एडिथ बताती है सेलर डोर की खूबसूरती उसके नाम में नहीं है, बल्कि उसके अर्थ में है। जब तक किसी चीज़ को कोई अर्थ न दिया जाए तब तक वो मौजूद नहीं। एडिथ की बातें रोनाल्ड की कहानी को एक नया मोड़ दे देती है। रोनाल्ड उसे सेलर डोर की कहानी को सुनाता है। सेलर डोर एक जगह है, एक प्राचीन जगह, पर वहाँ पहुँचने का तरीका अलग है। उसके बीच एक घना अंधेरा जंगल है और उसके बीच एक मंदिर जो काफ़ी पवित्र जगह है। कई काले और सफ़ेद पेड़ जो बिल्कुल जहरीले हैं और हज़ारों सालों से उसी तरह है। उनकी शाखाओं से एक जादुई पानी निकलता है, जिसे पीने पर इंसान की देखने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और ये ऐसी शक्ति है जो आज से पहले किसी ने महसूस नहीं की। और एडिथ उसकी कहानियों में खोती चली जाती है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ चुके थे। अब एडिथ भी उसके जीवन और उसकी कहानी का एक पात्र बन चुकी थी। रोनाल्ड एडिथ को अपने दोस्तों से मिलवाता है। वहाँ उनमें काफ़ी बातें होती हैं। वहाँ क्रिस्टोफर बताता है कि वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है और एडिथ को भी म्यूज़िक काफ़ी पसंद है। दोनों इस बात पर डिबेट करते हैं। ये देख रोनाल्ड एडिथ को वहाँ से लेकर चला जाता है। उसे लगता है शायद उसके दोस्तों के सामने उसकी इंसल्ट हो रही है। एडिथ इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो एक कला प्रेमी है और वो बस दिन भर मिसेस फॉकनर के लिए पियानो बजाती है और घर का सारा काम करती है, और वो यहाँ बस कैद होकर रह गई है। वो खुद से अपने फैसले नहीं ले सकती। एडिथ नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है। हम चारों को एक कमरे में देखते हैं। जोफ्रे उन्हें अपनी कविता सुना रहा है। वो अक्सर मिलते तो कोई अपना संगीत सुनाता, कोई अपनी कहानी तो कोई अपनी कविता, पर उस दिन एडिथ के कहा सुनी के बाद अब रोनाल्ड कुछ सोच नहीं पा रहा है। दूसरे दिन घर आकर वो एडिथ से मिलता है और वो एडिथ को साथ मूवी पर चलने को कहता है। वो मान जाती है, पर वहाँ जाने के बाद पता चलता है ऊपर गैलरी फुल है, ड्रेस सर्कल खाली है, पर उसके पैसे ज़्यादा थे। रोनाल्ड के पास उतने पैसे नहीं थे। लोगों के बीच रोनाल्ड को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। वो शख्स उनके पहनावे को लेकर भी उनका मजाक बनाता है। दोनों बाहर आ जाते हैं, पर उसने एडिथ से वादा किया था तो वो उसे पीछे के रास्ते से ले जाता है, पर वहाँ दरवाज़ा बंद था। ये देख रोनाल्ड दुखी हो जाता है। उसकी आंखें नम थी कि आज उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि वो एडिथ को एक फ़िल्म दिखा सके। रोनाल्ड कहता है वो ऐसी ज़िंदगी नहीं जी सकता। बात पैसों की नहीं थी, बात उस शख्स को खोने की है जिसे वो प्यार करता है। रोनाल्ड बताता है उसकी माँ बीमार थी, पर वो उनका इलाज तक नहीं करवा पाया था, न कि उसके पास टेस्ट करवाने के पैसे थे। रोनाल्ड कसम खाता है कि वो इस ज़िंदगी को उस मुकाम तक पहुंचा देगा कि दोबारा उसे कभी किसी अपने को खोने का डर नहीं रहेगा। एडिथ जाते वक्त उस थिएटर की तरफ मुड़कर देखती है क्योंकि उसे रोनाल्ड पर पूरा यकीन था और आने वाला वक्त शानदार होगा, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो आने वाले कल का एहसास करवा रही थी।
हम देखते हैं रोनाल्ड एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुका है और अब उसे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी और ना ही वो ऑक्सफोर्ड जा पाएगा, क्योंकि वो अपना ज़्यादा समय कहानियों को सोचने और लिखने में बिताता था। इस बात की फादर फ्रांसिस को काफ़ी चिंता थी। उन्हें लगता है शायद उसके फ़ेल होने का कारण एडिथ है। अब उनके बीच के रिश्ते की सबको खबर हो गई थी और एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो एडिथ के साथ मूवी पर गया था। फादर फ्रांसिस उसे एडिथ से दूर रहने की हिदायत देकर वहाँ से चले जाते हैं। इस बात की खबर एडिथ को भी हो गई थी। दोनों रात कमरे में बैठे हैं। रोनाल्ड उसे बता रहा है अगर वो इस बार भी फेल हो गया तो वो ऑक्सफोर्ड नहीं जा पाएगा, पर एक दूसरे से दूर रहना दोनों के लिए काफ़ी मुश्किल था और आज के बाद दोनों नहीं मिलेंगे। वक्त बीत गया है। हम रोनाल्ड को दोस्तों के साथ ऑक्सफोर्ड में देखते हैं। रोनाल्ड ऑक्सफोर्ड में भी एडिथ को याद करता है और हर वक्त खोया खोया रहता था, जिस वजह से क्रिस्टोफर और उसमें बहस हो जाती है और रोनाल्ड उसे पंच कर देता है। पर रोनाल्ड को इसका अफसोस होता है, पर क्रिस्टोफर को इसका बुरा नहीं लगा। रॉबर्ट बताता है रोनाल्ड खुद को अनाथ और गरीब महसूस करता होगा, पर अब वो एक अच्छे दोस्त ही नहीं, एक परिवार भी है, एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं टूटेगा। हम देखते हैं रोनाल्ड ने एडिथ के लिए एक लेटर लिखा है, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लेटर को पोस्ट करे। वहाँ जोसेफ राइट की नज़र रोनाल्ड पर पड़ती है। जोसेफ राइट एक प्रोमिनेंट फिलोलॉजिस्ट प्रोफेसर थे। वो रोनाल्ड के काम को देख उसकी तारीफ़ करते हैं और रोनाल्ड को भी पता चल जाता है लैंग्वेजेस उसका असली पैशन है और स्कॉलरशिप न होने के बावजूद भी प्रोफेसर जोसेफ उसे अपनी क्लास अटेंड करने का मौका देते हैं। उसकी कहानियों में एक इमोशन था। जोसेफ बताते हैं उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं सुना। एक दिन पता चलता है कि जंग छिड़ गई है और जर्मनी ने बेल्जियम पर हमला कर दिया। ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत थी। रोनाल्ड और उसके दोस्त आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं। जंग में जाने से पहले वो अपने लिखे हुए लेटर को एडिथ को पोस्ट कर देता है। हम फोक्सटोन शहर का दृश्य देखते हैं। चारों उस शाम एक साथ थे। कल उनकी बोट फ्रांस वेस्टर्न फ्रंट के लिए रवाना होगी। वो चारों उस शाम का खुल के आनंद लेते हैं। उन्हें पता नहीं था कि फिर वो चारों एक दूसरे से कब मिलेंगे, पर रोनाल्ड काफ़ी परेशान भी था कि एडिथ उससे मिलने आएगी भी या नहीं। पर उसके दोस्त जियोफ्री ने एडिथ को खबर कर दी थी। रोनाल्ड देखता है एडिथ बाहर खड़ी है। एडिथ बताती है अब वो पियानो सिखाती है छोटी लड़कियों को, पर उस काम में उसे कुछ खुशी नहीं मिलती। रोनाल्ड को लगता है एडिथ की इंगेजमेंट हो गई है, पर एडिथ उसे कुछ नहीं बताती कि उसने इंगेजमेंट नहीं की। रोनाल्ड उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करता है कि वो आज से पहले उससे ज़्यादा समझदार लड़की से कभी नहीं मिला। फिर वो अपनी शिप की तरफ निकल जाता है, पर जब एडिथ पीछे मुड़कर देखती है तो रोनाल्ड भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वो एडिथ को गले लगता है। उसे पता था एडिथ की इंगेजमेंट नहीं हुई है। वो वादा करता है वो लौटकर ज़रूर आएगा। अब फिल्म प्रेजेंट में आ जाती है, जो सीन हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। रोनाल्ड को ट्रेंच फीवर हो गया है और वहाँ उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। तभी एक सोल्जर आकर उसे उठाता है कि वो उसके दोस्त को ढूंढने जा रहे हैं और वो उनके काफ़ी करीब हैं। उसका दोस्त जियोफ्रे उसके ही बटालियन में था। वहाँ मुठभेड़ शुरू हो जाती है। हर तरफ बस मौत दिखाई दे रही थी, पर रोनाल्ड को जियोफ्रे कहीं दिखाई नहीं देता। रोनाल्ड वही बेहोश होकर गिर जाता है। उसे होश हॉस्पिटल में आता है। एडिथ उसके पास बैठी थी। वो उसे जिंदा देख काफ़ी खुश होती है। एडिथ बताती है कि जियोफ्रे की मौत हो चुकी है और रॉबर्ट भी जंग में मारा गया। रोनाल्ड काफ़ी भावुक हो जाता है। उसे क्रिस्टोफर की खबर मिलती है, जो जंग में बच तो गया है पर अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। हम कुछ सालों के बाद का वक्त देखते हैं। एडिथ और रोनाल्ड ने शादी कर ली है और उनके 4 बच्चे हैं। रोनाल्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। फिल्म के आखिरी दृश्य में हम रोनाल्ड को एक कमरे में बैठा देखते हैं और रोनाल्ड अपनी किताब को लिखना शुरू करता है, जिसका नाम था द हॉबिट, और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। द हॉबिट 1937 में जाकर पब्लिश हुई, जो कि रोनाल्ड टोल्किन के जीवन का सबसे बेहतरीन काम था और वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। रॉबर्ट और जियोफ्री की मौत 1916 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई। जियोफ्री की मां ने जियोफ्री की लिखी हुई पोइट्री को पब्लिश कर दिया था, जिसे नाम दिया अ स्प्रिंग हार्वेस्ट। दोस्तों, ये काफ़ी इमोशनल इंस्पिरेशनल कहानी थी। ये वक्त था जब रोनाल्ड के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एडिथ को एक फिल्म दिखा सके, और आज लेखक जगत में रोनाल्ड टोल्किन का नाम सबसे ऊपर है। जीवन में एक संकल्प होना चाहिए। बिना संकल्प के जीवन अधूरा है। संकल्प की आग में ही जलकर कोई कामयाबी का स्वाद चखता है। कामयाबी की ना कोई उम्र होती है, ना कोई सीमा। दोस्तों, कैसी लगी आपको रोनाल्ड टोल्किन की कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।